हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान की हस्तकलाएं। तो आज हम राजस्थान की हस्तकलाएं जो है उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी राजस्थान की हस्तकलाएं हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। यानी राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो कब की गई विद्यार्थियों, 1984 को या 1986 को या 1990 को या 1987 को। तो विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों 1984 में की गई। कब की गई विद्यार्थियों, 1984 में की गई। हमारा आंसर है 1984। तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। तो हम इसका विस्तृत विवरण देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं विद्यार्थियों। जैसे राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। जवाहरात का कार्य हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजस्थली ब्रांड से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उदयपुर में 13 किलोमीटर दूर शिल्पकार की स्थापना की गई है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। ओके विद्यार्थियों, जवाहरात का कार्य हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है और राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम जो राजस्थली ब्रांड से नाम से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित है। तो हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, पट चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थान में क्या कहते हैं। यानी पट चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थान में क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पथवारी, कावड़, पड़ या पाने। तो क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पट चित्रण यानी कपड़े पर चित्रांकन को क्या कहते हैं। कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे पड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पड़ कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे फट चित्रण सापुरा भीलवाड़ा यानी फट चित्रण सापुरा में श्रीलाल जोशी व पार्वती जोशी जो राजस्थान की पहली महिला चितेरी है, पार्वती जोशी, ये प्रसिद्ध फट चितेरे हैं। श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर पड़ बनाई तथा इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी पड़ चित्रण है जो शाहपुरा में श्रीलाल जोशी व पार्वती जोशी इनके जो चितेरे हैं। ओके विद्यार्थियों, जैसे पहली महिला चितेरी है वो है पार्वती जोशी, और श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की जो पुस्तक है सेनानी, इस पर एक फड़ बनाई है। तो इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों, हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है। मंगरोल बारां की या नाथद्वारा राजसमंद की या ब्यावर अजमेर की या सीता माता प्रतापगढ़ की। तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। पिछवाइयाँ नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बात करते हैं। पिछवाई मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजा हेतु बड़े आकार के यहाँ पर पर्दों हैं, बड़े आकार के पर्दों यानी इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़े आकार के पर्दों
पर किया गया चित्रण पिछवाई कहलाती है। यह मुख्यतः अवतारों के प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथ द्वारा की पिछवाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा के जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार करते हैं। यानी पिछवाई चित्रण है वो नाथ द्वारा के जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार करते हैं। यानी विद्यार्थियों, पिछवाई के बारे में बताया गया है कि जो मंदिर बने होते हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि, जैसे मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजावट हेतु बड़े आकार के पर्दों पर बड़े आकार के जो पर्दे होते हैं उन पर एक चित्रण करके पिछवाइयाँ जो तैयार की जाती है। जो मुख्य जिसे अवतार लिए होते हैं देवता होते हैं उनकी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो नाथ द्वारा की पिछवाई जैसे विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा के कौन कौन से लोग करते हैं? तो जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार करते हैं। ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र जिन्हें त्योहारों पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है। यानी देवी देवताओं के कौन से चित्र है जो कागज पर बने चित्र होते हैं जिन्हें त्योहारों पर यानी दीवार पर चिपकाकर, यानी त्योहार के दिन दीवार पर चिपकाकर उसका पूजन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है विद्यार्थियों, थापे, पान्ने, अखाड़े या चौपड़े। तो क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? जैसे कागज पर बने चित्र, यानी कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पान्ने कहलाते हैं विद्यार्थियों। क्या कहलाते हैं? पान्ने, यानी पान्ने कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी कागज पर चित्रण होते हैं उसे पान्ने कहा जाता है। ओके, अच्छा, पान्ने यानी विभिन्न देवी देवताओं के जैसे कागज पर बने चित्र पान्ने कहलाते हैं। यानी विभिन्न त्योहारों पर इन्हें दीवार पर चिपकाकर इसका पूजन किया जाता है। राजस्थान में जैसे गणेश, लक्ष्मी जी, गोगा जी, कृष्ण, पार्वती आदि के पान्ने प्रचलित हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी पान्ने विभिन्न देवताओं के यानी देवी देवताओं के कागज पर बड़े चित्र पान्ने कहलाते हैं। विभिन्न त्योहारों पर इसे दीवार पर चिपकाकर इसका पूजन किया जाता है। राजस्थान में वे अत्यधिक प्रचलित है। राजस्थान में जैसे गणेश, लक्ष्मी जी और गोगा जी, कृष्ण, पार्वती आदि के पान्ने प्रचलित है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे पांचवा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में घर की छोटी मोटी वस्तुओं को रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति क्या कहलाती है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो मिट्टी की एक महलनुमा आकृति बनी होती है वो क्या कह जाती है? ओके विद्यार्थियों, वो क्या कही जाती है? तो विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास ऑप्शन है सोहरियां, कोठियां, व्हील या हेड। क्या कह जाती है विद्यार्थियों? यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो घर में छोटी मोटी जैसे वस्तुएं रखने के लिए जो मिट्टी की एक महलनुमा आकृति का जो आकार देकर कोई वस्तु बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? व्हील कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे व्हील यानी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है। मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण होती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? यहां पर लिखना है बांची जाती है। किसके द्वारा बांची जाती है विद्यार्थियों? किसके द्वारा बांची जाती है? ओके, किसके द्वारा बांची जाती है? यानी देवनारायण जी की फड़ है किसके द्वारा बांची जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है गुर्जर भोपे द्वारा या नायक भोपे द्वारा या कामड़ जाति के भोपे द्वारा या भाट जाति के भोपे द्वारा। यानी देवनारायण जी की फड़ है वो किसके द्वारा बांची जाती है? ओके विद्यार्थियों, तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों गुर्जर भोपे द्वारा बांची जाती है। ओके विद्यार्थियों, किसके द्वारा? गुर्जर भोपे द्वारा, यानी गुर्जर भोपे द्वारा बांची जाती है। ओके विद्यार्थियों, यानी देवनारायण जी की फड़ चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है। किसका चित्र होता है? सर्प का चित्र होता है। इसकी घोड़ी लीलागर को
हरे रंग से चित्रित किया जाता है। कौन से रंग से? हरे रंग से चित्रित किया जाता है। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। ओके विद्यार्थियों, इसका वाचन 2 या 3 भोपा द्वारा रात में किया जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी देवनारायण जी की फड़ है जो इसका चित्रांकन में एक सर्प का चित्र होता है और इसकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। इसका वाचन 2 या 3 भोपा या भोपी रात में जो इसको बांधा जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुभ अवसरों पर हाथ की अंगुलियों से रंग पर, मेहंदी से घर की दीवारों पर ठप्पे देकर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? यानी शुभ अवसरों पर हाथ की अंगुलियों पर जैसे रंग लगाकर जो मेहंदी से घर की दीवारों पर जैसे ठप्पे लगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे हमारे पास ऑप्शन है गोदने या मांडने या थापे या खांडे। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। जैसे कि शुभ अवसर पर हाथ की अंगुलियों से, तो हमारे को वैसे ही यहाँ पर कलिया दिखाई दे रहा है जैसे थापे। क्या कहा जाता है? थापे कहा जाता है। जो दीवारों पर मेहंदी से या रंग से लगाकर हाथ के और जैसे थापा लगा दिया जाता है दीवार पर, उसे थापे कहा जाता है। उस चित्र को थापे कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो थापे यानी हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं वे थापे कहलाते हैं। राजस्थान में थापों के साथ सहवास्तविक यानी इस तरीके से जो सहवास्तविक भी अंकित किया जाता है। और थापे काजल, मेहंदी, सिंदूर, गोबर तथा एपण से बनाए जाते हैं। विविध व्रतोत्सवों पर महिलाएं दीवारों पर इनका अंकन करके कथाएं कहकर व्रत और अनुष्ठान करती है। ओके विद्यार्थियों, यानी थापे हाथ की उंगलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें थापे कहते हैं। राजस्थान में थापों के स्वास्तिक भी अंकित किए जाते हैं और थापे काजल, मेहंदी, सिंदूर, गोबर तथा एपण से बनाए जाते हैं। विविध व्रतोत्सवों पर यानी व्रत, जब महिलाएं व्रत रखती है तो उस समय दीवारों पर इनका अंकन किया जाता है और कथाएं कहकर व्रत का अनुष्ठान करती है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों, कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारे पास ऑप्शन है उदयपुर की, कोटा की, अजमेर की या जोधपुर की। तो विद्यार्थियों कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। ओके विद्यार्थियों, यानी इनकी जन्मस्थली स्थान राजस्थान है। इनकी जन्मस्थली यानी कठपुतलियां की जन्मस्थली राजस्थान है। इसे नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग हैं। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कठपुतली नगर जयपुर में होता है। कठपुतली के क्षतिग्रस्त होने पर इनको फेंका नहीं जाता बल्कि जल में प्रवाहित किया जाता है। स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर में कठपुतली कला के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके विद्यार्थियों, तो इनकी जन्मस्थल जो राजस्थान है कठपुतली की, इसको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कठपुतली नगर जयपुर में होता है। कठपुतली के क्षतिग्रस्त होने पर इनको फेंका नहीं जाता बल्कि जल में प्रवाहित किया जाता है। कहाँ प्रवाहित किया जाता है? जल में प्रवाहित किया जाता है। स्वर्गीय देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर में कठपुतली कला के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ओके विद्यार्थियों, हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? ओके विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? पाबूजी की पढ़, तेजाजी की पढ़ या डूंगरजी जवार जी की पढ़ या भैंसासुर की पढ़। ओके विद्यार्थियों, तो सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है विद्यार्थियों? यानी ये पूछ रहा है सबसे लोकप्रिय पढ़, तो पाबूजी की पढ़ है वो सबसे लोकप्रिय पढ़ है। ओके विद्यार्थियों, किसकी? पाबूजी की पढ़ है वो सबसे लोकप्रिय पढ़ है। तुम्हारा आंसर है
पाबूजी की पढ़। ओके विद्यार्थियों, तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे पाबूजी की पढ़, यह सबसे लोकप्रिय पढ़ है, यह सबसे लोकप्रिय पढ़ है। इस पढ़ में मुख के सामने बाले का चित्र होता है। इसमें क्या होता है, इसके सामने बाले का चित्र होता है तथा पाबूजी की घोड़ी जो केसर कालमी है उसको काले रंग से चित्रित किया गया है, काले रंग से चित्रित किया जाता है। इस पढ़ को बोप्पे व बोप्पिन द्वारा रात में बांधा जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी जो यह पढ़ है यह सबसे लोकप्रिय पढ़ है और इस पढ़ में मुख के सामने बाले का चित्र होता है तथा पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से रंगा जाता है। इस पढ़ को बोप्पे व बोप्पिन द्वारा रात में बांधा जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। यानी उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, बीकानेर की या जोधपुर की या जयपुर की या अजमेर की। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, आप भी मेरे साथ साथ आंसर देने की और ध्यान दें कि आप भी आंसर दें, आपकी तैयारी को भी परखिए विद्यार्थियों। तो हमारे 10वें नंबर का आंसर क्या है, उस्ता कला कहाँ की है विद्यार्थियों, तो बीकानेर की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर की है, पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न जैसे नॉर्मल प्रश्न है, हालांकि ये भी गलत हो जाता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर अध्ययन कीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ओके विद्यार्थियों, तो उस्ता कला है बीकानेर की है। तो उस्ता कला के बारे में पढ़ते हैं। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, इसे उस्ता कला कहा जाता है। यानी ऊंट की खाल पर सोने चांदी, ऊंट की खाल पर सोने चांदी, सोने चांदी, ऊंट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, तो उसे उस्ता कला कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। यानी ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ए नंबर आंसर है जैसे जयपुर की, बी जोधपुर की, सी कोटा की, डी सिरोही की। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर है जयपुर। तो ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ओके विद्यार्थियों, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे ब्लू पोट्री यह मूलतः तुर्की या पर्शियन यानी ईरान से लाहौर आई, तुर्की पर्शियन या ईरान से लाहौर आई, लाहौर से जयपुर के मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। यानी लाहौर से जयपुर में कौन लाए थे, मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ। ओके विद्यार्थियों, वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत इस काम के लिए प्रसिद्ध थे। ब्लू पोट्री को पहले कामचीनी नाम से जाना जाता था। ओके विद्यार्थियों, यानी ब्लू पोट्री है जो पर्शियन ईरान से लाहौर आई, पहले लाहौर आई, लाहौर से मानसिंह प्रथम जो जयपुर लेकर आए। और इस कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, राम सिंह के काल में हुआ। 1976 में पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत इस काम के लिए प्रसिद्ध थे। ब्लू पोट्री की को पहले कामचीनी नाम से जाना जाता था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है। इधर जैसे जो कलाएं दी हुई है और आगे इनके जिले या स्थान दिया गया है। थेवा कला, शाहपुरा, पट चित्रण, प्रतापगढ़, मसूरिया साड़ी, कोटा, और इधर बादला, यहाँ पर बादला, तो बादला कहाँ का है वो बताना है, कोटा का है। तो हमें इसको सुमेलित करना है। ओके विद्यार्थियों, तो हम देखेंगे जैसे थेवा कला कहाँ की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। ओके विद्यार्थियों, यानी ए में 2 नंबर है, ए में 2 नंबर इस एक में ही है, ए में 2 नंबर इस एक में है विद्यार्थियों। तो उसके बाद और देखेंगे जैसे पट चित्रण शाहपुरा, यानी आगे 1 नंबर शाहपुरा, मसूरिया साड़ी कोटा, यानी 4 नंबर कोटा। ओके, उसके बाद बादला जोधपुर, यानी 3 नंबर जोधपुर। हमारा आंसर आ गया जैसे 2, 2, 1, 4 और 3, 2, 1,
4 3, यानी हमारा आंसर है सी। स में जो आंसर है हमारा वो करेक्ट आंसर है स। ओके विद्यार्थियों, 2 1 4 3, यानी थेवा कला है जो प्रतापगढ़ की है और पट चित्रण शाहपुरा का है, मसूरिया साड़ी कोटा की है और बादला जोधपुर का है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गोदना क्या है, यानी गोदना क्या है इसके बारे में बताना है। यह एक लोक अलंकरण की विशिष्ट प्रथा है, यह एक कुटीर उद्योग है, यह एक प्रकार का वस्त्र है, या यह एक प्रकार का तोरण है। तो हमें बताना है गोदना क्या है। तो आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए, गोदना क्या है। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर है यह एक लोक अलंकरण की विशिष्ट प्रथा है। क्या है? यह एक लोक अलंकरण की विशिष्ट प्रथा है। ओके विद्यार्थियों, क्या है गोदना? एक लोक अलंकरण की विशिष्ट प्रथा है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे गोदना राजस्थानी लोक अलंकरण की एक विशिष्ट प्रथा है। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने का प्रचलन रहा है। गोदना ललाट, हाथ, पांव, छाती तथा जंघा आदि पर गुदवाने की प्रथा है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम लक्ष्मण, सीता हनुमान, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षियों एवं वृक्षों दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती है। यानी गोदना में जैसे राजस्थान लोक अलंकरण की एक विशिष्ट प्रथा तो है, लेकिन आदिवासियों में ये सर्वाधिक प्रचलन में है। किसमें? आदिवासियों में सर्वाधिक प्रचलन में है। ओके विद्यार्थियों, तो गोदना ललाट, हाथ, पांव, छाती तथा जंघा आदि पर गुदवाने की एक प्रथा है। प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षी या वृक्षों के जैसे चित्र है वो खुदवाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों आदिवासी लोगों में यह ज्यादा प्रचलित है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? यानी सबसे अधिक तो चित्रांकन किए हुए हैं और सबसे लंबी गाथा है, तो कौन से देवता की पढ़ है विद्यार्थियों? आंसर है बाबूजी की पढ़ में, गोगा जी की पढ़ में, या देवनारायण जी की पढ़ में, या जसनाथ जी की पढ़ में। तो हमारा करेक्ट आंसर है देवनारायण जी की पढ़ है, जो सर्वाधिक चित्रांकन वाली है और सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ है। ओके विद्यार्थियों, हमारा आंसर है देवनारायण जी की पढ़ है, जो सर्वाधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ है। ओके विद्यार्थियों, तो हम आगे चलेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। रूपायन संस्थान जोधपुर का प्रमुख कार्य क्या है? यानी रूपायन संस्थान जोधपुर का प्रमुख कार्य क्या है? महिला एवं बाल विकास का, नारी विकास का, या राजस्थान लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन व उन्नयन का, या ग्राम उत्थान का। तो विद्यार्थियों रूपायन संस्थान जोधपुर का प्रमुख कार्य क्या है? राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण एवं संकलन और उनका उन्नयन करना। ओके विद्यार्थियों, आज हमने 15 प्रश्न किए और इनका जो व्यवस्थित अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों मुझे अच्छा लगा आप मेरे साथ जुड़े। तो विद्यार्थियों आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़े रहें, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने जो भी मित्र बंधु या साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों अब हम कल मिलेंगे सुबह 5 बजे, तब तक राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।